हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सरकार ने कल ही उनका एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें क्या हुआ कि एक नई पेंशन स्कीम लेकर आए हैं जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हिंदी में कहा जाए तो एकीकृत पेंशन योजना। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो समझेंगे क्या है। और ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके साथ-साथ नई पेंशन योजना जो इसके पहले 2004 में कब आई थी? ध्यान रखिएगा, 2004 में। तो इससे कितनी अलग है ये पेंशन योजना। और अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिख रहे होंगे, जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई एनपीएस खत्म कीजिए। तो थोड़ा सा क्या अंतर है, इन बातों को समझेंगे। और उससे इम्पोर्टेंट कि यूपीएस में ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो अभी हमें हाल फिलहाल में समझना चाहिए। एकदम करंट की न्यूज है, कल की ही बात है। आइए समझते हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फिर 5 पॉइंट पे आएंगे। सबसे पहले, क्या जो एकीकृत पेंशन योजना है नई पेंशन योजना के स्थान पर लागू किया गया है? तो भाई बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको नई पेंशन योजना के तहत या उसको हटा के लागू किया गया है। दोनों अपनी अपनी जगह पे चलती रहेंगी। बस बात इतना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कैन सेलेक्ट बिटवीन द यूपीएस एंड एनपीएस। यानी कि जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, वो चाहे यूपीएस को लागू लागू करें अपने लिए या फिर एनपीएस को, वो उनके ऊपर है कि वो किस पे रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको उसके बीच में चयन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के मौजूदा जो भी एनपीएस हैं, वो क्या कर सकते हैं, यूपीएस में अपने आप को हस्तांतरित कर सकते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसमें है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में है, तो वो यूपीएस यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें ट्रांसफर कर सकता है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो राज्य सरकारें हैं, अगर वो भी चाहें तो वो भी यूपीएस को लगा सकती हैं। हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, वो भी लगा सकती हैं। तो समझने वाली ये बात है कि ऐसा यूपीएस में खास क्या है। देखो, छोटी बातें बताऊं कि जो एनपीएस आया था वो 2004 में लेकर आया। उसमें कहा गया कि भाई देखो, हम कोई अब फिक्स पेंशन नहीं देने वाले कि हर महीने फिक्स पेंशन आएगी। आप क्या कीजिए, अपनी सैलरी से जो भी इन्वेस्ट कर पाते हैं इन्वेस्ट कीजिए। बाजार आधारित मामला रहेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उस हिसाब से आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद पैसे मिलेंगे। लेकिन वो फिक्स अमाउंट नहीं था, जितना आप लगाओगे उस हिसाब से मिलेगा। कितना मिलेगा नहीं पता, वो अंत में डिसाइड होगा। उसके साथ एक बात और थी, ये थी कि अगर आपकी मान लेते हैं 60 के बाद डेथ हो गई तो वो पैसा लैप्स हो गया, किसी को मिलता भी नहीं था। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसमें, एनपीएस में। तो इसको लेके जैसा मैंने देखा, पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारा प्रोटेस्ट है। तो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसी को लेके सरकार ने एक नया कदम उठाया है जिसको कहा जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बहुत बेहतरीन है। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला ये है कि 2 मिनट, है ना, शायद यहाँ से स्टार्ट है। आइए देख लेते हैं इसमें। जो अश्विनी हैं, मतलब कि जो अभी अश्विनी वैष्णव जो यहाँ पे फोटो लगी है इनकी, इन्होंने कहा कि ये जो यूपीएस है इसके 5 पिलर हैं, 5 पिलर्स हैं। और ये कब से लागू हो रहा है, अप्रैल 2025 यानी कि अगले साल से लागू हो रहा है। तो किसके किसके ऊपर लागू होगा, 2004 से लेके 2025 तक जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो काम कर रहे हैं, उनके दोनों के ऊपर लगेगा। यानी कि चाहे आप रिटायर हो गए हो या फिर आप अभी भी सर्विस में हैं, दोनों के ऊपर ये बातें लागू होंगी। ध्यान रखना, चाहे रिटायर हो चाहे सर्विस हो, दोनों के ऊपर ये बातें लागू होंगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए। अब आइए पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें सबसे पहला उन्होंने बोला है कि हम एश्योर्ड पेंशन देंगे। एश्योर्ड मतलब अगर आपने 25 साल की नौकरी कर ली है, मतलब जैसे इसमें दो बातें इन्होंने कहा है। पहली बात तो क्या है भैया, अगर आपने कम से कम 25 साल नौकरी कर लिया तो आपकी जो भी सैलरी होगी पिछले 12 महीने की, उसका मतलब 25वां साल आपका चल रहा है मान लीजिए, तो 25वां साल चल रहा है तो जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी का 50% हम क्या देंगे आपको, आपका पेंशन देंगे। आपको क्या देंगे, पेंशन देंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका सर्विस 10 साल हो गई है और 10 साल से 25 साल के बीच में है, मतलब जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई 20 ही साल नौकरी कर पाए, उम्र खत्म हो गई, भाई 40 तक सिलेक्शन होता है ना। अब मान लो 40 पे सिलेक्शन हुआ या 35 पे हुआ, तो 60 तक होते होते वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो अगर इसके बीच में है तो ये जो 50% अमाउंट है वो उसी हिसाब से कम होता जाएगा। यानी कि हो सकता है आपको 40% मिले, हो सकता है आपको 45% मिले,
हो सकता है आपको 30% के आसपास मिले, तो वो उसी हिसाब से कम होता जाएगा। ये बात सबसे पहले इसमें कही गई है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है अगर आपकी 25 साल नौकरी है, तो 50% पेंशन पाओगे अपनी सैलरी का, या 10 साल से 25 साल के बीच में आपकी नौकरी का ड्यूरेशन है, तो आप 50% से कम होके जैसा भी होगा वो सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सैलरी मतलब पेंशन मिलेगी। तो पहला पॉइंट तो ये रहा जो अपने दिमाग में आप बैठा लो कि भाई ये रहा, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है मिनिमम और 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता मान लेते हैं, है ना? ऐसा भी होता है कई लोग 10 साल किए और नौकरी छोड़ दिए, तो भी आपको कम से कम 10,000 प्रति महीना मिलेगा। यानी कि 10,000 प्रति महीना पेंशन मिलेगी। ये सिर्फ पेंशन है ध्यान रखना, इसमें अभी डीए इंक्लूड होगा। पेंशन 2 चीज़ होती है, एक पेंशन मिलती है आपको, ठीक है? और पेंशन के साथ-साथ आपको डीए मिलता है। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस जिसे हम महँगाई भत्ता कहते हैं। तो 15 10,000 आपका क्या है? पेंशन है, ठीक है? और प्लस डीए अब मान लेते हैं उस समय डीए जो भी चल रहा हो तो इसी सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मान लो 2,000 3,000 आपके डीए बन गए, तो आपको 12 से 14,000 के आसपास आपका पेंशन बनेगी, ठीक है? वो ऐसा बताया गया है, किसके द्वारा? इनके द्वारा, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी कि पहले पॉइंट में था 25 साल तक, ऐसा 2 फॉर्मेट थे। दूसरे में है कि चलो कोई बात नहीं 10 ही साल नौकरी की हो, तब भी हम आपको इतना देंगे। ध्यान रख लें 10 साल से कम वाला नहीं, कम से कम 10 साल। तीसरा पॉइंट क्या है? ये कह रहे हैं कि भाई जो डीए वाला मामला है, जो अभी हमने देखा डीए वाला, ये वाला पॉइंट जो हमने देखा अभी, है ना? ये वाला पैसा, ये डीए कितना मिलेगा इसके बाद। वो ये कह रहे हैं कि इसके तहत चाहे हमारी एश्योर्ड पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो या एश्योर्ड मिनिमम पेंशन हो, कोई भी टाइप की पेंशन में अगर आप हैं, तो उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर है, यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसी के आधार पर जो महँगाई राहत है आपको मिलेगी। यानी कि डीए इसी मूल्य सूचकांक के आधार पर होगा। ये सूचकांक हर तिमाही निकाला जाता है और इसी के तहत क्या होता है चीज़ें मिलती जाती हैं। जैसे मान लेते हैं अभी 5% है, तो आप 5% पाओगे, 7% है, 7% पाओगे। जिस हिसाब से चेंजेस होता रहेगा, महँगाई बढ़ती रहेगी, आपका डीए भी बढ़ता रहेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, है ना? तो ये रहा। अब एक और चौथी बात इन्होंने कहा है कि जो फैमिली पेंशन है एश्योर्ड, जैसे यहाँ लिखा है ना फैमिली पेंशन के बारे में भी यहाँ लिखा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। तो ये क्या है? आइए समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी मान लेते हैं कि डेथ हो जाती है, तो पेंशन कितना मिलेगा? तो पेंशन वो ऐसे मिलेगा जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने 60 साल तक नौकरी की और 60 साल बाद उसकी डेथ हो गई। तो 60 साल बाद उसकी जो भी सैलरी है, उस सैलरी का 60% जैसे मान लेते हैं उसकी सैलरी कितनी है 50,000 मान लेते हैं, तो उसका 60% यानी कि 30,000 रुपए उसकी पेंशन किसको मिलेगी? उसकी फैमिली को मिलेगी, यानी कि उसके स्पाउस वगैरह हैं, उनको 60% पेंशन मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात कही है, इसके पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, 50% कम हो जाता था। यानी कि 30,000 मान लेते हैं इनको मिल रही है तो 15,000 मिलता था, लेकिन इस बार बोला है कि 60% देंगे। तो कहीं न कहीं ये है। तो कर्मचारी की मृत्यु के ठीक से पहले यानी कि 60% का उनको पेंशन मिलेगा उनकी सैलरी का। ऐसी बात कही है, अभी पूरा इलैबोरेट होगा तो एग्ज़ैक्टली समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो मीडिया के तहत खबरें आई हैं, वो यही हैं। ठीक है भाई? नेक्स्ट समझते हैं, अगला समझते हैं नंबर 5 लंप सम पेमेंट ऑफ सुपरएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी 1/10 मतलब कि उसके बाद इन्होंने कहा कि देखो आप अगर ग्रेच्युटी वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी हम देंगे लेकिन पेंशन उसमें इंक्लूड नहीं होगी, पेंशन आपको अलग से मिलेगी। ये बात ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। यानी कि हर 6 महीने में हम क्या करते हैं, जो अमाउंट आप डाल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको मिलेगा, वो अलग है। इस भुगतान में सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी, यानी कि इस अमाउंट से आपका कोई भी अमाउंट पेंशन का कम नहीं होगा। आप चाहें तो आप अपना 1/10वाँ वेतन और डीए क्या कर सकते हैं, अपने ग्रेच्युटी में डाल सकते हैं या सेवानिवृत्ति एकमुश्त भुगतान होगा। यानी कि जो पैसा आप डालोगे ग्रेच्युटी में, वो एक साथ देंगे। लेकिन उससे आपकी पेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अगला 5वाँ पॉइंट क्या है? ठीक है, मुझे लगता है 4 2 बार आ गया है, मतलब यही 5 पॉइंट हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है। तो देखो, अगर बात करूँ ना कि कैसा प है ये, मुझे लगता है कि एनपीएस से तो बहुत अच्छा है। जो एनपीएस पे बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है ना, उससे तो बेहतर है। क्यों? देखो, जैसा मैंने आपको बताया नंबर 1 तो ये आ जा रहा है कि भई 50% तो दे ही रहे हैं।
उसके साथ जो डिफरेंसेस आ रहा है उस हिसाब से आपकी कम हो जाएगी। मिनिमम 10 साल भी करते हो तब भी पेंशन बनने लगती है और उसके साथ-साथ सर डीए भी अलग से इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक? और उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति डेथ हो रही है, तो फैमिली एश्योर्ड भी है मतलब फैमिली को भी मिलेगा, लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं था। आप खत्म तो बात खत्म, वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती थी मतलब पैसा नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे है, उसके साथ-साथ हर 6 महीने पे जो आप पैसा डालेंगे डीए वगैरह का मतलब कि जिसमें ग्रेच्युटी में, वो पैसा मिलेगा, लेकिन उससे आपकी पेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं 5वाँ। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है कि जो ये गतिरोध चल रहा था ना कि एनपीएस हटाओ, पुरानी पेंशन बहाल करो, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, ये थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर है और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उन प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट लेके आई है। बढ़िया है, धीरे-धीरे इसको एलैबोरेट करेंगे, क्या-क्या पॉइंट्स आएँगे, वो तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन ये 5 पॉइंट यही समझना था और मैं यही कहूँगा कि एनपीएस से नई पेंशन योजना 2004 में आई थी, उससे तो ये काफ़ी अच्छी है। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा कैसे लगा पॉइंट्स और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।